पिछले क्लास में हम लोगों ने धातुओं के रासायनिक गुण की काम शुरू किए थे और दो गुण की चर्चा हुई थी। आज हम लोग तीसरे गुण की बात करेंगे, धातुओं के रासायनिक गुण का। धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण में हम लोग आज तीसरे गुण की चर्चा करने वाले हैं। और वो तीसरा गुण क्या है? तीसरे गुण की हम बात करेंगे धातुओं के अम्ल से अभिक्रिया। धातुओं के किसके साथ अभिक्रिया? अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया। सुनिए, इससे पहले हम लोग दो गुण की चर्चा किए थे। पहला गुण मैंने बताया था कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है। फिर हमने बताया धातु जल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, और जब जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है या हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये सब चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, ये अम्ल का नाम तो जानता ही है। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने अम्ल क्षार लवण चैप्टर बढ़िया से पढ़ा था, और वहां पर भी तुमको मैं बता चुका था, एक बात याद होगा, वहां भी इसकी बात हुई थी कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, तभी क्रिया करके यहां भी हाइड्रोजन गैस ही देता है। यहां भी अभिक्रिया करके क्या देता है? चला, यहां भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही देने का काम करता है। बात समझे? तो ये लाइन याद हुआ। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। ऑब्जेक्टिव यही बनेगा कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। सुनो, तुम्हें पता है कि सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती, पता है ना? सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होते। कुछ धातु होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और कुछ धातु होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं। तो जो ज्यादा क्रियाशील होगा ना, जो ज्यादा क्रियाशील धातु होगा, समझे, वो अम्ल से तेजी से अभिक्रिया करेगा, और तेजी से अभिक्रिया करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। और जो मरल टोटल होगा, मतलब जो कम क्रियाशील होगा, वो हाइड्रोजन देगा पर धीरे धीरे, वो भी हाइड्रोजन गैस देगा पर धीरे धीरे। बात समझे? तो याद रखना, जो धातु ज्यादा क्रियाशील होगा, समझा, जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसका विद्युत धनात्मकता भी क्या होता है? ज्यादा होता है। जो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है उसकी विद्युत धनात्मकता भी क्या होती है? ज्यादा होती है, और वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल्दी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस देने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर देखना, सोडियम धातु जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? ये सोडियम जो है ना, थोड़ा क्रियाशील धातु है। ये क्या है? क्रियाशील धातु है, यानी ज्यादा विद्युत धनात्मक धातु है ये। और ये अम्ल से अभिक्रिया करके यहां से हाइड्रोजन गैस को हटा देगा। यहां से हाइड्रोजन गैस को हटाएगा, Na किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ। जब Na Cl के साथ जुड़ेगा क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से ये बना दिया लवण, और साथ ही साथ क्या बनाएगा? मेन जो यही चीज हम बात कर रहे थे, साथ साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। बात क्लियर है? बैलेंस कर लेना अपना, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बोला जाए। समझ में आया बात? ये उसी तरह से पोटेशियम भी यही काम करेगा। पोटेशियम जब इससे अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। उसी तरह से मैग्नीशियम जब इससे अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। उसी तरह से जिंक जब अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बना देगा। हाइड्रोजन गैस हमेशा उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस हमेशा उत्पन्न करेगा ही करेगा, समझे? उसी तरह से बात करें एल्युमिनियम भी जब H से अभिक्रिया करेगा क्या करेगा? ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। क्या बात समझ में आया सबको? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तुम्हारे स्टडी मटेरियल में मैंने बहुत सारा ज्यादा दिया। जितना संभव तुमसे हो पाए एग्जाम्पल याद रख पाना उतना रख लो। जरूरी नहीं कि सब एग्जाम्पल्स को रटे पकड़ के बैठ, नहीं,
मेन फोकस किस पे रखना है? गुण पर। गुण याद रखना है, एक एग्जाम्पल याद रखना है, परिभाषा याद रखना है। इस पे ज्यादा याद क्या करना है, इस पे सोचना पड़ेगा। परिभाषा हो तो इसको याद करना है, अगर उसके गुण की बात हो रहा है, विशेषता की बात हो रहा है तो उसको याद करना है, और एक दो उदाहरण ध्यान रखना है। समझे? उदाहरण तो मैंने बहुत ज्यादा दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। इस सब को इतना नहीं रखना। तुमको इसमें ध्यान क्या रखने वाली बात है, याद करने की बात यही, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला लाइन जो था उसमें कि धातु जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो अम्ल के साथ ज्यादा अभिक्रिया करता है, यानी ज्यादा क्रियाशील धातु, अधिक विद्युत धनात्मक धातु अम्ल के साथ तेज से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और जो कम क्रियाशील धातु होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस वो भी उत्पन्न करता है, पर धीरे धीरे। कोई दिक्कत बोला जाए? समझ में आई बात? घर में लिखता है सब? हाँ, मैं चाहो तो यहां भी तुमको बोलूंगा बैठ के लिखो इसको, तो साइंस फिर उतना विस्तार से पढ़ा नहीं पाऊंगा, विस्तार से टाइम कम मिलता है ना यहाँ पर। 5 एग्जाम्पल की बात किया ना मैंने भी, देख लो 1 2 3 4 5 हो गया एग्जाम्पल। छठा एग्जाम्पल देखो क्या है, कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ध्यान रखना, अपवाद में याद रखना, कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, हाँ, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, समझा? याद रखना, कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। जब अभिक्रिया नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस कहां से देगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, किस अम्ल से धातु अभिक्रिया नहीं करेगा? तो नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, इससे अभिक्रिया नहीं करेगा। नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक है, ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल क्या है? ऑक्सीकारक है, और इसी वजह से ये हाइड्रोजन गैस, नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या करता है, जब धातु से अभिक्रिया करता है तभी क्रिया करने के बाद जो हाइड्रोजन गैस बना भी तो उसको उड़ने नहीं देता है, बल्कि हाइड्रोजन गैस को जल में बदल दिया तुरंत। हाइड्रोजन गैस बनने का मतलब क्या हुआ? गैस बनकर के उड़ रहा है। लेकिन ये क्या करता है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत कर देता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? ऑक्सीकृत करके किस में बदल देता है? जल में बदल देता है। बात समझे? जल में बदलने का काम ये करता है, यानी स्वयं अवकृत होकर के N2O, NO, NO2 ये सब बनाने का काम करता है, समझे? यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये किस में बदल जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। अगला धातु है मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज, सुनो, मैग्नीशियम का सूत्र, सॉरी, मैग्नीशियम संकेत Mg और मैग्नीज का Mn। मैग्नीशियम धातु और मैग्नीज धातु बहुत तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। हाँ, सभी धातु तो इससे अभिक्रिया नहीं कर रहा था नाइट्रिक अम्ल से, लेकिन दो वही आया मुंडा, ये कहा क्या भाई, हमको नाइट्रिक अम्ल चाहिए तो हम पतला नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, हमको शांत नाइट्रिक अम्ल नहीं चाहिए, हमको चाहिए तनु नाइट्रिक अम्ल, तब अभिक्रिया करेंगे राशन, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ये दोनों क्या मांगा? तनु नाइट्रिक अम्ल हमको दो, तब अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे आपको। अनेक जगह पे बैठल रहो, हमने करेंगे अभिक्रिया, समझा? तो मैग्नीशियम और मैग्नीज तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु मतलब समझ रहे हैं? हाँ, तनु मतलब कम मात्रा में जल में मिला रहेगा, पतला मात्रा में रहेगा, तो पतला रहेगा नाइट्रिक अम्ल, उससे अभिक्रिया करेगा ये दोनों धातु, और अभिक्रिया करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जब HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? हाँ, MgNO3 बनाएगा, और साथ ही साथ क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। साथ साथ क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। बैलेंस अपना कर लेना। उसी तरह से मैग्नीज भी, उसी तरह से मैग्नीज भी अभिक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस देने का काम करता है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम और मैग्नीज
तनु नाइट्रिक अम्ल से ही अभिक्रिया करेगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। और बाकी सब ठलका धातु उसका दाम करबे नहीं करबो अभिक्रिया, हमको नहीं करना अभिक्रिया। बस यही है कि तनी बात माना, पतला नाइट्रिक अम्ल हमको चाहिए बस। कोई दिक्कत बोलो। उसके बाद आया दुग्ध धातु वारो के सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम ये इतने ऐठल है कि कहता है हम तो हमरा अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेंगे, जो हम करबे नहीं करबो अभिक्रिया अम्ल से, समझा। और जो ही सोना और प्लेटिनम बोला ना कि हम अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेंगे, तूने अम्ल का राजा आया कि बोली रे नहीं करबे अभिक्रिया, ठीक है आए थे। तो सोना और प्लेटिनम को बुलाया, अपने अंदर डाल दिया, किसमें, अम्ल का राजा एक्वारेजिया, उसको क्या बोलते हम लोग, एक्वारेजिया। उस दोनों को उठाया, सोना को प्लेटिनम को अपने अंदर डाल दिया, और जो ही डाला दोनों पिघल करके उसमें घुल गया, खत्म। क्या हो गया, खत्म हो गया, उसमें मिल गया, घुल गया। ध्यान रखना, सोना और प्लेटिनम ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करना है, पर जो ही उसको हम अम्लराज में डालेंगे, अम्लराज मतलब एक्वारेजिया में डालेंगे, वो तुरंत उसमें घुल करके खत्म, हाँ नहीं करेगा अभिक्रिया। देखा, अम्ल का राजा आया तुरंत खत्म हो गया। आया समझ में बात। अब तुम कहोगे सर ये अम्ल का राजा क्या होता है, अम्लराज क्या होता है। अम्लराज एक नया टॉपिक हमारे सामने आया, चलिए उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि अम्लराज क्या होता है, एक्वारेजिया क्या होता है, ठीक है। अम्लराज, अम्लराज या एक्वारेजिया, ठीक है। ये बनता है तो अम्ल से ही, बनता तो अम्ल से ही, समझे। ये बनता कैसे है, इसको चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चाहिए HNO3, ठीक है, HNO3। कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों के सांद्र विलयन होना चाहिए। दोनों को जब मिलाएंगे तो विलयन कैसा होना चाहिए अपना, सांद्र विलयन। और दोनों के सांद्र विलयन को क्या कहा गया, एक्वारेजिया कहा गया। क्वेश्चन अगर पूछे कि एक्वारेजिया क्या, क्या बोलोगे आप, कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाँ नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा गया है, एक्वारेजिया कहा गया है। और इसमें इसको कितनी मात्रा में मिलाना पड़ेगा, इसको मात्रा मिलाना पड़ेगा 3:1 के अनुपात में। 3:1 का मतलब क्या, अगर 3 भाग ये लोगे तो 1 भाग ये लेना पड़ेगा। दोनों को 3:1 अनुपात मिलाओगे तो क्या बनेगा आपको, एक्वारेजिया बनेगा, अम्लराज बनेगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि बताइए अम्लराज में या एक्वारेजिया में HCl और HNO3 की रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, 3:1। या तो क्वेश्चन बनेगा कि अम्लराज में किस किस चीज का मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मिश्रण होता है। बात समझे, ये एक विशेष प्रकार के मिश्रण है जिसके अंदर सोना हो प्लेटिनम हो, ये घुल जाता है, समझो। प्लेटिनम और इतना खतरनाक धातु है, मजबूत, फिर भी उसको अपने अंदर क्या करता है, घुला देता है। और ये क्या एक तरह का संक्षारक है, संधूम है ये अम्लराज। ये मतलब धातु को साफ भी करता है, धातु को क्या करता है, साफ, मतलब समझा। जैसे सोना अगर कहीं मलिन तलिन हो गया थोड़ा सा, हाँ, या कोई भी धातु मलिन हो गया तो उसको साफ करने में किसका काम आता है, एक्वारेजिया का, ठीक है। और कहीं तुम मान लो सोनारवा के पास गया, इधर साफ क्या सोना, वो क्या करेगा, एक्वारेजिया में साफ करेगा। एक्वारेजिया में साफ करेगा, हो सकता है कि सोना की थोड़ी सी मात्रा उसमें क्या हो जाए, घुल जाए, तो तुम्हारा आभूषण क्या हो सकता है, खराब, समझे। इससे बच के रहना है, ऐसा नहीं करना। तो समझ में आ गया बात इतना। हम लोगों का ये हो गया धातु के साथ हमने कभी क्रिया कंप्लीट, ठीक है। धातुओं के साथ हमने कभी क्रिया कंप्लीट हो गया अपना। चलिए धातुओं के रासायनिक गुण के चौथे गुण की बात करते हैं हम लोग। चौथा गुण हम लोग देखने वाले हैं, धातुओं की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातुओं के
यानी धातु की अन्य धातुओं, अन्य धातुओं, अन्य धातुओं के लवणों के, धातु की अन्य धातुओं के लवणों के साथ क्या अभिक्रिया। समझिए इसके बारे में क्या, ये क्या लिखा गया है। कोई धातु होगा और कोई अन्य धातु होगा, उसका क्या होना चाहिए, लवण होना चाहिए, धातु के लवण होना चाहिए, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या होगा ये हम जानने वाले हैं। ठीक है, क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। अभी मैंने जाना कि सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती, सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती। बहुत सारे धातु हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है और बहुत सारे धातु हैं जो कम क्रियाशील है। तो क्रियाशील धातु है, जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो कम क्रियाशील धातु के लवण से, कम क्रियाशील धातु के लवण से धातु को विस्थापित कर देगा। हाँ, कम क्रियाशील धातु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। समझो, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील, हाँ, अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगा, कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील, गलत लिखे यहाँ पे, कम क्रियाशील धातु के लवण, अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो क्या करता है, कम क्रियाशील धातु जो लवण होता है उससे धातु को क्या करता है, निकाल देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। समझ में आया बात, याद हुआ ये बात क्या, कि अधिक क्रियाशील धातु जो होगा वो क्या करेगा, कम क्रियाशील धातु के जो लवण होगा उस लवण से क्या करेगा, धातु को विस्थापित करने का काम करेगा। उदाहरण के तौर पर देखोगे, जब जिंक धातु को, किसको, जिंक धातु को, देखो जिंक धातु को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, जब जिंक धातु को हम कहां डालते हैं, सुनिए, जब जिंक धातु को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये क्या करता है, जिंक क्या करता है, कॉपर को मार के भगा देता है, कॉपर को हटा देता है, हट। तो क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो ये हो गया अधिक क्रियाशील धातु, और ये कम क्रियाशील धातु का क्या, ये लवण है, ये क्या है, लवण। ये किसका लवण है, कॉपर का लवण है, कॉपर सल्फेट, ये लवण है, समझा। तो ये अधिक क्रियाशील धातु क्या कर रहा है, कम क्रियाशील धातु की जो लवण है इससे इसको विस्थापित कर रहा है। जिंक कॉपर को हटा रहा है, जब कॉपर को हटाएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4, और कॉपर बेचारा मुंह फुला के इधर नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, हाँ? अब ये कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है पहले, जब कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है तो जिंक को विस्थापित, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तब ये धीरे धीरे विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझा, विलयन का नीला रंग क्या होता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कॉपर धातु की परत, हाँ, थोड़ा थोड़ा मात्रा में इस पे जम करके कैसा बना देता है, वो भूरा, लाल भूरा रंग का बना देता है। तो बात समझ में आया कैसे ये हुआ, ये है अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वो कम क्रियाशील धातु को उनके लेवल से विस्थापित कर देता है। कमजोर है ना बेचारा, कमजोर का तो कोई भी मार के भगा देता है कि नहीं। आई तानी ताकतवर था आया, तो ताकतवर धातु हमेशा कम ताकतवर धातु को भगा देगा उसके लेवल से। ओके, और उदाहरण देखो, अगला दूसरा उदाहरण, इसके जिंक के बाद अब की बार लोहा ले लेता हूं, Fe क्या करता है, Fe भी CuSO4 से कॉपर को हटा देता है, कॉपर को हटा करके क्या बन जाता है, FeSO4, फेरस सल्फेट, क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बनता है। और साथ ही साथ कमजोर बेचारा कौन ठहराया, कॉपर, ये कॉपर नीचे पेंदी में बैठेगा। बात समझे, यानी कहने का मतलब यहां से ये लोहा कॉपर की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील है, कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तभी तो कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया यहां से। उसी तरह से तीसरा एग्जांपल देखोगे, कॉपर क्या करता है, AgNO3, अब की बार विलयन अगला ले लेता हूं, किसका, अब की बार जो लवण है वो किसका है,
AgNO3, ये भी लवण है। किसका लवण है ये? सिल्वर का लवण है। सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉपर क्या करता है? सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। अब विस्थापित करके क्या बना देगा? CuNO, अभी कॉपर नाइट्रेट CuNO3 या प्लस Ag इधर अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बैलेंस अपना देख लेना। तो इस तरह से तुम लोगों ने देखा कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु के जो लवण होता है, उस लवण से इसको क्या कर देता है? धातु को विस्थापित करने का काम करता है। ये गुण है धातु का। कोई दिक्कत? अब सोचो, इसका मतलब क्लियर है, जिंक धातु कॉपर से क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। हाँ, लोहा भी कॉपर से क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। और कॉपर सिल्वर ज्यादा क्रियाशील है। इसका देख लेना, याद रख लेना कि Cu धातु Ag से क्या है? ज्यादा क्रियाशील है। तो कोई दिक्कत यहां तक बोला जाए? इस तरह से हम लोगों का धातुओं के रासायनिक गुण हो गया कंप्लीट। धातुओं के रासायनिक गुण हम लोगों ने कंप्लीट किया। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में ये देखते हैं। तुम लोग कहोगे कि सर इतने देर से आप बता रहे धातु क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन धातु ज्यादा क्रियाशील है, कौन धातु कम क्रियाशील है? यानी कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, धातुओं के क्या? धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी मतलब एक सीरीज आप देखोगे, यहां पर लिखा है, अभी तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल में दे दिया मैंने, वहां पर देखोगे उल्टा करके, तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? सभी देखो तो मटेरियल्स में धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी मिलेगा। और उसमें देखोगे हाइड्रोजन, उसमें देखोगे बीच में क्या होगा? बीच में होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर अलग धातु है, हाइड्रोजन से नीचे अलग धातु है। देखना ध्यान से, लिस्ट में दिख रहा है सबको? हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु हैं वो क्रियाशील ज्यादा हैं। यानी हाइड्रोजन से जो जो हम क्रियाशीलता में ऊपर बढ़ेंगे, यानी कि धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? सबसे ऊपर में देखोगे, हाइड्रोजन के सबसे ऊपर में कौन धातु रखा हुआ है? पोटेशियम। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन के सबसे ऊपर कौन धातु है? पोटेशियम। यानी कि सब ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? पोटेशियम। उसके बाद देखो कौन है? हाँ, पोटेशियम के बाद सोडियम। सोडियम के बाद क्या है? बेरियम, बी है। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, के बाद जिंक, के बाद आयरन, के बाद आयरन के बाद कैडमियम, सीडी। उसके बाद कोबाल्ट। उसके बाद क्या है? निकेल, Ni। उसके बाद TnSN। उसके बाद लेड, Pb। उसके बाद ये था मेन बॉस। मेन बॉस कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बेचारा क्या है? ये धातु का धातु। ये दोनों किससे मिलेंगे? एक समानता गैस माना जाता है, इसको अधातु माना जाता है। ठीक है? चलिए देखिए, ये ऊपर की धातुएं हैं, तो ये हो गया क्रियाशीलता श्रेणी। जो जो हम ऊपर जाएंगे, धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है? पोटेशियम। यानी कि ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। और दूसरा स्थान पर कौन क्रियाशील है? सोडियम। इसी दोनों की ज्यादा चर्चा हम लोगों के चैप्टर में हो रहा होता है हमेशा, पोटेशियम, सोडियम। और एक कैल्शियम का भी, मैग्नीशियम की बात आता है, एल्युमिनियम की भी पढ़े हम लोगों ने। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर जो जो बढ़ते हैं, ये क्या होता है? क्रियाशीलता श्रेणी बढ़ता जाता है। ठीक है? क्या ये श्रेणी याद हो जाएगा तुमको? याद हुआ तो ठीक है। नए बात कम से कम 2 3 को तो ध्यान रखना कि कौन H से ऊपर जा रहा है। कम से कम इतना बात याद रखो कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर बढ़ते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर बढ़ने पर धातु की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती जाती है। और हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता श्रेणी क्या होगा? क्रियाशीलता घटता जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन से नीचे जो भी धातु होगा वो कम क्रियाशील होगा। हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन है? देखो, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर होगा। हाइड्रोजन से नीचे कौन है? कॉपर। उसके बाद मरकरी, Hg, मरकरी ऑक्सीजन होगा।
उसके बाद कौन है? सिल्वर। सिल्वर क्या जी? प्लेटिनम। प्लेटिनम है। उसके बाद क्या है? गोल्ड, सोना। सोना सबसे कम क्रियाशील, देख रहा है? अबे यार यू ठीक है। तो हाइड्रोजन से नीचे जो भी धातु है वो क्या है? कम क्रियाशील है। हाइड्रोजन से ज्यो ज्यो हम नीचे बढ़ेंगे क्रियाशीलता श्रेणी घटता चला जाएगा। क्लियर बात? और देखो सबसे कम क्रियाशील कौन है? सोना। ये भी वजह है कि आभूषण में उपयोग इसका होता है कि ये कम क्रियाशील है, जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम और सोडियम, और कम क्रियाशील में इधर आ गया सोना और चांदी। ये दोनों इस तरह से ध्यान रखना इस लिस्ट को। कोई दिक्कत यहां तक बोला जाए? और जो धातु ज्यादा क्रियाशील होता है वो सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक भी होता है। जो धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है वो विद्युत धनात्मक भी होता है। तो ऐसे भी ध्यान रखना कि हाइड्रोजन से ऊपर बढ़ने पर धातु की विद्युत धनात्मकता बढ़ता जाता है और नीचे आने पर धातु की विद्युत धनात्मकता घटता जाता है। क्लियर बात कितना?